हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी क्लास नंबर 3 ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स अपने जेई के लिए। जेई की मैथ में सबसे बेसिक जो हमारा काम होता है वो हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, ठीक। उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आप लोगों को पता ही है हम लोग पढ़ते क्या इनइक्वालिटीज़ और पढ़ते क्या है लॉगरिथमिक, ठीक। उसके बाद अपना सिलेबस स्टार्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा विद डीपीपीस विद क्लास टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे बायो में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर ज्वाइन कर लिया है तो 2 डीपीपी वहाँ पे सेंड कर दी गई हैं, दोनों क्लास की 2 डीपीपी वहाँ पे जा चुकी है। आज तीसरी क्लास होगी, तीसरी डीपीपी भी चली जाएगी जल्द से जल्द। आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेशनल नंबर तक सारी बातें कर ली थी और इरेशनल नंबर तक सारी बातें कर ली थी। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बाद हमारे पास 2 नंबर्स और बच जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। उन 2 नंबर्स के नाम है हमारे पास, 2 नंबर्स बच जाते हैं वहाँ पे। उसको मैंने कराया नहीं था शायद। एक नंबर का नाम है रियल नंबर, जिसके अलावा तो मतलब जिसके बिना तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, रियल नंबर में ही सारे नंबर्स आते हैं। और एक नंबर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नंबर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर होते क्या हैं? दोज नंबर्स which can be defined in a number line, सीधी सी बात है कि वो नंबर्स जो हमारे पास नंबर लाइन में डिफाइन हो सके वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर। बात समझ में आई आपको? क्या कहा मैंने? बात सुनिएगा मेरी। मैंने कहा है जो नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन में डिफाइंड हो सके वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं? रियल नंबर। वहाँ पे मैंने जो नंबर लाइन लिखा है ना, इस नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन में लिखते हैं कभी कभी। तो ये आप लोग घबराना नहीं, नंबर लाइन बोली जाए या फिर रियल नंबर लाइन बोली जाए, बात हमारे पास एक ही रहेगी, ठीक। तो नंबर लाइन में जितने हमारे पास नंबर्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे प्लॉट करे जा सकते हैं। वो सारे के सारे नंबर्स किस में होंगे? रियल नंबर में ही आते हैं। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा रियल नंबर हमारे पास लिखा है, तो रियल नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रैशनल नंबर, ठीक, और एक होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर, दूसरा होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे 2 नंबर्स आते हैं, एक आता है इंटीजर आता है, ठीक, और एक आता है फ्रैक्शनल वैल्यू, जिनको हम लोग डेसिमल वैल्यू भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू फिर या फिर डेसिमल नंबर्स। और बात को इंटीजर्स तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। इंटीजर्स पहले पॉजिटिव इंटीजर बनता है, नेगेटिव इंटीजर बनता है, फिर वही इंटीजर होल नंबर बन जाता है, वही इंटीजर हमारे पास नेचुरल नंबर बन जाता है। तो उनका फर्दर डिवीज़न होता रहा है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर का सेट बनता है या कलेक्शन बनता है, उस सेट या कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? रियल नंबर। जो रियली हमको दिखाई देता है, जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। एक और सेट होता है जिसका नाम हमने बताया अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। वो इमेजिनरी वैल्यू को डिनोट करता है, इमेजिनेशन में वो हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो रियल नंबर हमारे पास वो होंगे जो रैशनल और इरेशनल दोनों के यूनियन से बनते हैं। हमने यूनियन बताया आप लोगों को, यूनियन याद रहेगा यूनियन। तो रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते कैपिटल आर से, इसकी वैल्यू होती है रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझते हैं, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऐसे सेट्स हम लोग बना सकते मतलब, ठीक। तो ये हमारे पास रियल नंबर का अपना रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक। तो ये सारे हमारे पास रियल नंबर है। जैसे इसमें एक पॉइंट्स आते हैं कि जैसे हमारे पास एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। बात सुनिएगा हमारे पास कि अगर मान लेते हैं गलती से हमने 2 रैशनल नंबर्स जोड़े हैं, मतलब ऐड करे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करे हैं। बात मेरी समझना, मैंने 2 रैशनल नंबर्स ऐड करे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करे हैं, तो इनका रिजल्ट कैसा आएगा? रैशनल आएगा या फिर इर्रेशनल आएगा? बताएंगे सभी लोग। मैंने कहा कोई भी 2 रैशनल नंबर है, अगर इन 2 रैशनल नंबर को मैं ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? रैशनल आएगा या इर्रेशनल आएगा? रैशनल आएगा या फिर इर्रेशनल आएगा?
जब दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो रैशनल आएगा या इररेशनल आएगा। ठीक, ये जो नंबर आएगा ये हमेशा से ही कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर ही होगा। याद रखेंगे इस बात को, इसमें जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा, रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसमें इररेशनल नंबर कभी भी नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि अगर हमने इररेशनल नंबर लिए, कैसे नंबर लिए, इररेशनल नंबर लिए, इररेशनल नंबर, मान लीजिए मैं ऐड कर रहा हूँ दूसरे इररेशनल नंबर से, ठीक, तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं मान रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव लिए जा रहा है कि दोनों निगेटिव लिए जा रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस दोनों केस में ली, यहाँ मैं प्लस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो रैशनल देगा या तो वो क्या दे देगा, इररेशनल नंबर ही देगा। दो पॉसिबिलिटी बनती है, इसमें कोई भी फिक्स क्वांटिटी नहीं होगी। याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि दो रैशनल नंबर को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास जो नंबर आता है वो कैसा आता है, रैशनल आता है। लेकिन यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि दो इररेशनल नंबर को ऐड करने पे रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रैशनल कैसे आ सकता है। तो हमने अभी अभी पिछली क्लास में आप लोगों को इररेशनल नंबर बताया था। अगर आप लोगों ने इररेशनल नंबर की डेफिनेशन नहीं देखी है और कौन कौन से इररेशनल नंबर होते हैं ये नहीं देखा, तो प्लीज़ आप विजिट करके वो वीडियो देख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए हमारे पास जो रैशनल क्वांटिटी बनती है वो बनती कैसे, उस चीज़ को देखेंगे। देखिए हमारे पास एक नंबर है जिसका नाम है √2। √2 हमारे पास कैसा नंबर है, √2 कैसा नंबर है, वेरी गुड, सभी को पता है ये कैसा है, इररेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। अगर मैं इसका माइनस वाला पार्ट ले लूँ, ये भी कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। ये भी कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। लेट अस सपोज दैट अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँ, एडिशन करने वैल्यू कितनी आई, 0। क्या 0 रैशनल है, क्या 0 रैशनल है, नहीं, सॉरी, क्या 0 इररेशनल है, नहीं, ये कैसा है, रैशनल नंबर। तो 0 इज़ नॉट अ इररेशनल नंबर। बट अगर मैं √2 लूँ और √2 लूँ, ऐड कर दूँ तो वैल्यू कितनी आती है, 2√2। ये तो इररेशनल है, ये तो इररेशनल है। लेकिन इसके केस में तो इररेशनल नहीं आ रहा ना, एक पॉजिटिव निगेटिव लेता हूँ तो इररेशनल नहीं आता है। अगर कोई कंडीशन मैं ले लूँ, दो डिफरेंट नंबर्स को ऐड कर दूँ या दो डिफरेंट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तब भी दोनों क्वांटिटीज़ कैसी होंगी, इररेशनल ही तो होंगी। तो दो क्वांटिटीज़ इररेशनल या रैशनल हो सकती हैं, मतलब ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, ये डिपेंड करेगा नंबर्स के नेचर पे। अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव की फॉर्म में है, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बना देंगे, वो 0। और 0 जैसे ही आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग कि अगर हमारे पास ये कंडीशन आ रही थी कि जब भी हमारे पास दो इररेशनल नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा था या सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं एडिशन का फॉर्म ही लगा रहा हूँ क्योंकि निगेटिव भी लिया जा सकता है। इररेशनल नंबर अगर ऐड कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो रैशनल बन रही है या फिर इररेशनल बनेगी। याद रहेगा आप लोग। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे एक क्वांटिटी है, वो भी समझ लेते हैं आप, 1 + √2, ठीक। एक क्वांटिटी हमारे पास ये है कि माइनस का √2, दो इरेशनल नंबर है, ऐड कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये भी तो रैशनल पॉसिबिलिटी आती है कि नहीं, आती है या नहीं। तो यहाँ पे रैशनल और इरेशनल दोनों चीज़ें आ सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे क्या क्वांटिटी आती है, तो आप कह सकते हैं मे बी इरेशनल, मे बी रैशनल। मे और मे नॉट की कंडीशन इसमें होती है, मे बी वाली, ठीक। या तो वो आएगी आइदर और की कंडीशन, या फिर मे आपको रिजल्ट में लगाना पड़ेगा कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी आ रैशनल नंबर और मे बी आ इरेशनल नंबर। वो नंबर्स पे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डिपेंड करेगा, हम लोग उससे कभी भी रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट जैसे दो रैशनल नंबर में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दो रैशनल नंबर का सम हमारे पास रैशनल ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, क्या कहना चाहता हूँ मैं, समझ में आ गया, ठीक। चलते हैं अगले नंबर की तरफ जिसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। चलते हैं अगले नंबर की तरफ जिसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, क्या इसकी वैल्यूज़ हैं, क्या इसका मतलब फिनोमिना है समझने का। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात करेंगे इसके ओरिजिन की, क्या इसका तात्पर्य है, कैसे ये आया हुआ है। छोटी सी बात अगर मैं करूं यहाँ पर, अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप लोग वैल्यू बता देते हैं प्लस माइनस 2 आएगी, वैल्यू बता देते हैं आप लोग प्लस माइनस 2 आएगी। बट अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तब तो आप कहते नहीं है कि वैल्यू 2 आएगी या प्लस माइनस 2 आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर्स का, रियल वर्ल्ड में जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है या नहीं। बट इमेजनरी वर्ड में हम जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव भी दे सकता है, वो निगेटिव भी दे सकता है। तो हम लोग जब भी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ के बारे में जानकारी करेंगे तो सीधी सी बात है कि इसमें ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, जिसका नाम होता है आयोटा। मेन बेसिक जानकारी यही है, इसी से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन इसी से ही हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जब भी हमारे पास माइनस वाली क्वांटिटीज़ के स्क्वायर रूट की बात करी जाए, फोर्थ रूट की बात करी जाए और सिक्स्थ रूट की बात करी जाए, तभी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ का जन्म होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिफाइन करता है। क्या कहता है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, where I represent under root of -1 and a comma b are both real entities। ये हमारे पास जो एंटिटीज़ हैं वो कैसी एंटिटीज़ है? रियल एंटिटीज़ होंगी। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 2 + 3i, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ है। अगर मैंने मान लो लिख दिया 2 + 0i, तब भी ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ है। या मान लो ये लिख दिया है 0 + 3i, तब भी ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ है। बट अगर लेकिन किंतु परंतु अगर हमारे पास इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए, आवाज़ आराम से सुनिएगा सर, आई का कोफिशिएंट अगर 0 आ जाए तो इस वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। इस वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योरली रियल नंबर। बट अगर रियल वाला पार्ट 0 हो जाए तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। याद रहेगा आप लोगों को? छोटी सी बात है, ये सारे की सारी चीज़ें अभी कॉम्प्लेक्स में फिर से आएंगी, तो मैं इसलिए इन सब चीज़ों पे जोर नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास जो ये सेट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्या इसका मतलब है और क्या इसका मतलब फिनोमिना बनता है। बस इतनी सारी बातें मैं बताना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर रियल नंबर के बारे में, और रियल नंबर में मैंने देख लिया है 2 रैशनल नंबर को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इर्रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैंने दोनों के लिए एग्जांपल देकर बता दिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर हमने बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ आयोटा। आपको क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज़ आयोटा। आयोटा के लिए मैंने बताया कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली कंडीशन आती है तो स्क्वायर रूट वाली कंडीशन तभी आती है जब हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी होती, बट अगर नेगेटिव क्वांटिटी लिखी है तो उसका भी तो एक स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर पाना हो, मतलब करना चाहिए। उस करने चाहिए के सेंस में हमारे पास एक नई क्वांटिटी जन्म ले लेती है जिसे हम लोग बोलते हैं आयोटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक, उसी आयोटा से जन्म होता है एक नए हमारे पास सेट का, उस सेट का नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं यदि आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है। कोई भी परेशानी अगर आपको होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इससे हमारे पास एक सेट बनता है, एक एग्जाम्पल बनता है, देखते हैं। एक एग्जाम्पल सर बनता है, ये हमारे पास सेट है कुछ, ये हमारे पास कुछ है। अभी देखना मैं इसे कैसे समझाता हूँ। मैं एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिससे ये सेट है हमारे पास कुछ,
देखो ये जो हमारे पास सबसे बड़ा सेट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और कॉम्प्लेक्स होते कैसे हैं? फिर से मैं लिख देता हूँ a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम? जब कभी भी b बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए याद रखिएगा, जब कभी भी b बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो हमारे पास सिर्फ रियल बचेगा। अभी अभी मैंने बताया। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एंटिटीज निकल के आती है उनको बोलते हैं रियल नंबर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये कब आया है? when b is equal to 0 of a प्लस आयोटा b। जब a प्लस आयोटा b में हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इमेजनरी पार्ट तो 0 हो गया। जैसे ही इमेजनरी पार्ट 0 हुआ तो हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी वो हमारे पास रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास r के बाद आता है अपना रैशनल नंबर। कौन सा नंबर आता है? रैशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर अलग और रैशनल नंबर अलग। रैशनल के पार्ट बन सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने रैशनल नंबर यहाँ पे लिखा है। रैशनल नंबर का एक पार्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर के बाद अपना पार्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा हो गया ना, जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल नंबर को। तो ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है। इसको लिखते कैसे हैं कि हमारे पास जो n है ना वो सबसेट होता है किसका? इंटीजर का। सबसेट की डेफिनेशन मैंने बता दी है, पहले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। सबसेट क्या होता है? सबसेट ऐसा सेट होता है जिसमें मान लीजिए अगर a सबसेट है b का, तो एवरी एलिमेंट ऑफ a शुड लाई इन दी सेट b। जो इस तरफ वाले सेट के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे लाई करेंगे किसमें? इस तरफ वाले एलिमेंट, इस तरफ वाले सेट में लाई करने ही चाहिए। z किसका सबसेट होता है? q का सबसेट होता है। q किसका सबसेट होता है? r का होता है। r किसका सबसेट होता है? c का होता है। तो आप लोगों को ये रिलेशन भी याद रखना पड़ेगा। कभी कभी आपको बेसिक में थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इससे पूछा कुछ नहीं जाता है, जेई लेवल में पूछा ही नहीं जाएगा सर। आप लोग ये याद रखिए कि पूछा नहीं जाएगा, आप लोग ये मत परेशान होइए, ठीक। एक चीज़ मैंने शायद आपको नहीं बताई है यहाँ पे, 1 सेकेंड। हाँ, एक चीज़ मुझे बतानी थी कि अगर मान लीजिए हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो पूरा चला जा रहा। मान लीजिए अगर हमने एक रैशनल क्वांटिटी ली और एक इररेशनल क्वांटिटी ली, इसमें भी जोड़ो चाहे घटाओ, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा बता सकते हैं आप लोग? कि हम अगर एक रैशनल क्वांटिटी लेते हैं और एक इररेशनल क्वांटिटी लेते हैं तो दोनों का सम या डिफरेंस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, जब भी एक रैशनल क्वांटिटी ली जाएगी, जब भी एक इररेशनल क्वांटिटी ली जाएगी, तो जब भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो हमेशा इररेशनल ही रहेगा। इररेशनल ही रहेगा। याद रहेगा आप लोग, ये हमेशा कैसा रहेगा? इररेशनल ही देगा। ये हमारे पास इररेशनल ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सभी टॉपिक्स में तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे, और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली ओनर वाले जो टेलीग्राम वाला आईडी है उसमें आप डायरेक्टली मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं जिस चीज़ में प्रॉब्लम होगी, या फिर आप सीधा ही टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारे पास जनरल ग्रुप है उसमें मैसेज करके बता सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। आगे आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे? हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे किसका किसका, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, ठीक। देखिए सबसे पहला हमारे पास रूल आता है जिसका नाम है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? समझिएगा। द नंबर दोज नंबर्स आर divisible by 2 whose last digit is even।
वो सारे नंबर दुनिया जहान में 2 से डिविजिबल होंगे जिनका लास्ट डिजिट कैसा होगा, इवन। इवन का मतलब है सम संख्या। इवन नंबर हम आपको बता चुके हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। या फिर सीधा मैं लिख सकता था कि दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 हुज लास्ट डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिविजिबल होंगी वो सारे कैसी होंगी, इवन। तो यहाँ पे कितनी लास्ट डिजिट की वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास आ जाता है, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट आप लोग बोल सकते हैं, या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या तो 8 आए। और अगर इन पांचों में से कोई भी हमारे पास लास्ट डिजिट आती है तो ही वो नंबर, वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी, अन्यथा वो 2 से डिविजिबल होगी ही नहीं। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक। नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल आता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, समझिएगा कि वो नंबर हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा हुज सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, सॉरी इज डिविजिबल बाई 3। वही नंबर डिविजिबल होगा जिसकी सारी डिजिट्स का जो सम आता है वो भी 3 से डिविजिबल हो। अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर में लिखने वाली जितनी डिजिट्स हैं उनका पहले सम कर लो। क्या करना है? उनका पहले सम करना है, ऐड करना है। ऐड करने पे अगर वो 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ही वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अन्यथा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल ले लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल लिया है मैंने कि डिटरमाइन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, डिटरमाइन ऑल possible values of star for which the number is divisible by 3। अब बताओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहा क्या गया? पहले मेरी बात समझ लीजिए फिर से। मैंने 2 की डिविजिबिलिटी बताई। मैंने 2 की डिविजिबिलिटी में क्या बताया है आपसे कि वो नंबर्स हमारे पास 2 से डिविजिबल होंगे जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल की बात करी, जिसकी डिविजिबिलिटी रूल का नाम है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 से नंबर वो डिविजिबल होंगे जिन नंबर्स की डिजिट्स का सम याद रखिएगा, जिन नंबर की डिजिट्स का सम हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर भी हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर है हमारे पास? 2 3 6 स्टार। स्टार की जगह कोई ना कोई नंबर पॉसिबल हो सकता है, ठीक। तो हमारे पास कहा गया है कि यदि हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है और ये 3 से डिविजिबल है तो स्टार क्या क्या हो सकता है, यही तो पूछा गया ना। स्टार की पॉसिबिलिटी बताओ क्या क्या हो सकती है। तो मैं अगर इस नंबर की बात करूं, अब मैं अगर इस नंबर की बात करूं, नंबर हमारे पास है 2 3 6 स्टार, ठीक। और यहाँ पे है 5410 5410 9876 9876। सबसे पहले सारे डिजिट्स का सम करो। जब सारे डिजिट्स का सम करेंगे तो आएगा 2 + 3 + 6 प्लस स्टार प्लस 5 + 4 + 1 + 0 + 9 + 8 + 7 + 6। इन सभी नंबर्स का ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, देखो कितना आएगा। ये 2 3 कितना होगा? 5 5 6 कितना होगा? 11 11 5 कितना होगा? 16 16 4 कितना होगा? 20 20 21 30 होगा, 38 होगा, और ये हो जाएगा 38 और 7 45 45 और 6 कितना हो जाएगा? 51, और प्लस का स्टार। अब मुझे बताओ स्टार क्या लिया जाए कि वो 3 का मल्टीपल बन जाए? स्टार क्या क्या लिया जा सकता है कि ये जो नंबर हमारे पास है वो 3 का क्या बन जाए? मल्टीपल बन जाए, जिससे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। मान लीजिए लेट अस सपोज दैट 51 प्लस हमारे पास स्टार लिखा हुआ है, इसको 3 से डिवाइड करना। सबसे पहली बात, हमारे पास 3 के मल्टीपल इसके आसपास के ढूंढो, होते क्या है?
सबसे पहले ढूंढो, तुम्हें ये ढूंढना है कि इसमें 3 के मल्टीपल आसपास के निकालो, 50 के आसपास के, मतलब 50 से बड़े जो 3 के मल्टीपल है वो निकालो। तो मैंने देखा कि 51 3 का मल्टीपल है, 54 3 का मल्टीपल है, 57 3 का मल्टीपल है, 63 का मल्टीपल है, होता है 3 का मल्टीपल होता है, और 63 3 का मल्टीपल है, 66 3 का मल्टीपल, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। अब मैं अगर 51 में कुछ जोड़ूं, ऐड करूं, अगर मैंने यहाँ 0 ऐड कर दिया 51 आएगा या नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ 3 ऐड कर दिया 54 आएगा या नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ 6 ऐड कर दिया तो 57 आएगा या नहीं। अगर मैंने यहाँ 9 ऐड कर दिया तो 60 आएगा या नहीं। अगर मैंने यहाँ और क्या ऐड कर सकते हो भाई, ये सिंगल डिजिट नंबर है, यहाँ मैं कभी भी 12 नहीं ऐड कर सकता, ये नंबर नहीं पॉसिबल है भैया, ये सिंगल डिजिट है, डिजिट लेनी है तो कितनी डिजिट पॉसिबल है, 4। कौन कौन सी, 0, 3, 6, 9। तो ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगी जिससे कि हमारा ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया कैसे मतलब डिविजिबिलिटीज़ की दिखाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय ऑफ 4। रूल ऑफ 4, those numbers are divisible by 4 whose last two digit is divisible by 4, is divisible by 4। वो ही संख्या या वो ही नंबर हमारे पास 4 से डिविजिबल होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 4 से डिविजिबल होंगे। और कोई संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी, वही नंबर डिविजिबल होगा 2 से जिसकी लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 4 से डिविजिबल होंगी। अब लास्ट 2 डिजिट का मतलब है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। लास्ट 2 डिजिट का मतलब है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 43898 और एक हमने लिया है 6308। ठीक, अब देखेंगे ये लास्ट 2 डिजिट है और ये लास्ट 2 डिजिट है। अब इसमें देखेंगे कौन सा डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। जैसे 98 की बात करेंगे, इसको जब हम डिवाइड कराएंगे 4 से तो कितना आएगा, वैसे तो आप लोग जान जाएंगे कि कितना मतलब डिविजिबल होगा या नहीं। 4 2 8, बचा कितना है 18, 4 6 16, क्या डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये हमारे पास लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट 8 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तब तो पता ही है ना, 02 आएगा, 08 आएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिविजिबल हो चुका है, तो ये नंबर हमारे पास डिविजिबल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ में आ गया कि हमें नंबर्स की क्या देखनी है। जो भी नंबर हमको दिया गया सिर्फ और सिर्फ उसकी लास्ट 2 डिजिट को ही देखना है। अगर वो हमारे पास 4 से डिविजिबल है, 4 के टेबल में आती है, तो ही वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अन्यथा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल पर। जिस डिविजिबिलिटी रूल का नाम है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, सीधी सी बात है, 5 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर कितनी हो, 5 हो, तभी वो डिविजिबल होगा, अन्यथा वो डिविजिबल कभी भी नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो ही वो नंबर डिविजिबल होगा, अन्यथा कभी भी वो डिविजिबल नहीं होगा। क्या आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल में? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास अगर 4 की बात करी गई तो लास्ट 2 डिजिट देखनी है, अगर 5 की बात करी गई है तो वो नंबर्स डिविजिबल होंगे जिनका यूनिट डिजिट या तो 0 हो और या तो 5 हो। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी रूल, किसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो दोज नंबर्स जो कि डिविजिबल होंगे बाय बोथ 2 and 3, वो नंबर्स हमारे पास 6 से डिविजिबल होंगे। फिर से मेरी बात सुनिएगा, जो नंबर कहा गया उस नंबर में चेक करनी है अगर 6 की डिविजिबिलिटी, तो हमें देखना क्या, पहले देख लो वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और साथ ही में ये भी देखना पड़ेगा कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल है तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा, अन्यथा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास अगला डिविजिबिलिटी रूल हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको क्या कहा जा रहा है आपसे कि डिविजिबिलिटी रूल अगर 4 की बात करी जाए तो लास्ट 2 डिजिट,
डिविजिबिलिटी रूल अगर 5 की बात करी जाए तो लास्ट डिजिट हमारे पास 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल 6 की बात करी जाए तो हमारे पास जो डिविजिबल होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, तो 2 से होना चाहिए, तो मतलब या तो नहीं, मतलब दोनों से ही होना चाहिए, 2 से भी हो नंबर और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी की बात करी थी, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, डिविजिबल हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी की बात करी है तो जो सम ऑफ डिजिट्स अगर हम निकालें, अगर वो 3 से डिविजिबल है किसी भी नंबर का, तो वो नंबर भी 3 से हमारे पास डिविजिबल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया क्या कहा जा रहा है आपको? नेक्स्ट हमारे पास आता है 7, सॉरी नेक्स्ट आता है 8। 7 की डिविजिबिलिटी आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। 6 हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 की बात करेंगे, जैसे 2 की बात करी तो लास्ट डिजिट, 4 की बात करी तो लास्ट 2 डिजिट, इसमें हम बात करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट। ऐसे नंबर जिनके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 हैं, वही नंबर हमारे पास डिविजिबल होगा किससे, 8 से, अन्यथा वो डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 के रूल की अगर मैं बात करूं, इसमें भी 3 की तरह ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, तो ही वो नंबर डिविजिबल होगा 9 से, अन्यथा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 की डिविजिबिलिटी सभी लोग जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट डिजिट हमारे पास कितनी होगी, 0। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 0 नहीं है तो वो नंबर कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाती है अपनी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले नंबर थ्योरी में हम लोगों ने रैशनल नंबर तक सारी रैशनल नंबर तक पिछली क्लास में, और रैशनल नंबर तक सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जो नंबर लाइन में प्लॉट हो सकें। ऐसे नंबर्स दोज नंबर विच कैन बी प्लॉट या विच कैन बी डिफाइंड या विच कैन बी सीन, ऐसा भी कह सकते हैं, इन रियल नंबर लाइन, जो हमारे पास रियल नंबर लाइन में डिफाइंड हो सकते हैं, देखे जा सके या प्लॉट किए जा सके, वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में 2 पार्ट आते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। जो मेन पार्ट है हमारे पास, मेन तो सारा ही है, जो अभी मेन हम देख रहे हैं वो कौन से है, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर की बात करी, पता है आप लोगों को। इर्रेशनल नंबर की बात करी, पता है आप लोगों को। अगर दोनों का हम लोग यूनियन ले लेते तो हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि दोनों का अगर हम लोग यूनियन ले लेते तो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। उसके बाद हमने बताया अगर हमारे पास कोई भी 2 रैशनल नंबर है और हमने उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, या फिर उनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, या तो ऐड कर दिया या तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आता है। जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो पूरा का पूरा रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। उसके बाद पॉसिबिलिटी आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर अगर ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो मे और मे नॉट की कंडीशन आती है। या तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा और या तो हमारे पास कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर वो देगा, ठीक। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर रैशनल और इर्रेशनल को जोड़ो हटाया जाए, ये वाला देखिए आप लोग, रैशनल और इर्रेशनल को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो नंबर जो हमेशा होगा वो इर्रेशनल ही देगा। उसके बाद हम लोगों ने बताया एक नई एंटिटीज़ अपनी, उसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सारी जानकारी दे दी है जो अभी हमको देनी चाहिए थी। ये बता दिया छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल बताया। डिविजिबिलिटी रूल सारे ही हम लोगों ने समझा दिए, यहाँ तक 10 तक सारे डिविजिबिलिटी रूल हो गए, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस लिए गए। ये हमारे पास 2 क्या है, क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस के बाद हम लोग सीधा ही चलेंगे कहाँ पे, इंडिसेस और सेट्स पे, ठीक। इंडिसेस और सेट्स पे, और इंटरवल हम लोग बता चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने इंटरवल के यूनियन और इंटरवल का अपना इंटरसेक्शन, इंटरवल में माइनस, सब कुछ हम लोगों ने उसमें देख लिया था, ठीक। और अब हम लोग चलेंगे अपने सेट्स पे, इंडिसेस और सेट्स पे, ठीक। तो बात करेंगे हम लोग अपने इन 2 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आप पहला देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आप अभी देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट सिंबल फॉर विच द नंबर 3, 4, 2, 6, 8, 2, 9 द सिंबल इज डिविजिबल बाई 2। अभी मैंने 2 की डिविजिबिलिटी बताई थी कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है,
कि दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1 सेकेंड, दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 हुज लास्ट डिजिट इज इवन। लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। इवन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट में ही एक साइन बना हुआ है, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट में ही एक साइन बना हुआ है। पहला क्वेश्चन के मैं आंसर बता रहा हूँ, 3, 4, 2, 6, 8, 2, 9 एंड हैश। इसकी बात मैं कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये हमारे पास लास्ट डिजिट है। अगर 2 से डिविजिबल होना है तो या तो ये 0 इवन की बात करेगी, या तो ये 2 हो, या तो ये 4 हो, या तो ये 6 हो, या तो ये 8 हो। तो ये हमारे पास ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं अपने पास जो यहाँ पे रखनी होंगी, जिससे कि हमारे पास वो नंबर डिविजिबल होगा। किससे? नंबर वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 2 से डिविजिबल होगा। याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया डिटरमाइन ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज़। नंबर दिया गया 5, 3, 4, 7, $2 का साइन हमारे पास और 5, 2, 4। इसमें कहा गया इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ बताओ जिसके लिए हमारे पास ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो। तो इन सभी नंबर्स के डिजिट का एडिशन करो, 4, 7, 2 प्लस ये साइन प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, 4 3 कितना होगा? 8, 8 4 12, 7 19, 19 2 21, 21 5 26 और ये 32, 32 प्लस $। क्या क्या हो सकता है? अगर मैं 1 ले लूँ तो ये 33 बन जाएगा या नहीं? अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो ये 36 बन जाएगा या नहीं? अगर मैं यहाँ पे 7 ले लूँ तो क्या बन जाएगा? 39 बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज़ हैं? या तो 1 आप ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं, या तो 7 ले सकते हैं, जिससे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों लिया यही? अरे जब हमको अगर 1 में ऐड किया तो 33 आएगा, 33 3 से डिविजिबल है या नहीं? 4 ऐड किया तो कितना आएगा? 36 आएगा, 3 से डिविजिबल है। 7 ऐड किया 39 आएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी फॉर दिस सिंबल फॉर विच द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं करूँगा, आपकी जल्द से जल्द प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट, मतलब जो भी हमारे पास अपडेट है वो नोटिफिकेशन के द्वारा आप प्राप्त कर सकें, और कोई भी अपडेट आप इस वाले चैनल से मिस ना कर सकें। स्टार्ट करते हैं अपना इंडिसेस और सर्ट्स। क्या होता है इंडिसेस और सर्ट्स? ठीक, इंडिसेस का मतलब क्या है और सर्ट्स का मतलब क्या है? पहले इंडिसेस की मैं बात करूँगा, सर्ट्स की बाद में बात करूँगा। ठीक, मान लीजिए हमारे पास x है कोई, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड x, और ये जो x है ना, ये x ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रियल क्वांटिटी है, यह रियल नंबर है। याद रहेगा आपको, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, और यहाँ पे नॉन ज़ीरो रियल नंबर के साथ में ये हमारे पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर का पार्ट ही है, और इमेजनरी नंबर भी कोई ना कोई हो सकता है। तो ऐसा परेशान मत होइए, अभी हम रियल की बात कर रहे हैं तो रियल की बात करेंगे, इमेजनरी की बात करना होगा तो इमेजनरी की बात करेंगे। ठीक, जब जहाँ जहाँ लगभग रियल की बात करी जाएगी वहाँ कभी कभी रियल मतलब इमेजनरी भी कहीं कहीं एप्लीकेबल होगा। जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा वहाँ मैं बता दूँगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ मैं नहीं बताऊँगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हम इंडिसेस की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए जा सकते हैं, इंडिसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक्स ही लिया जा सकता है और कोई नहीं लिया जाएगा। बट एक्स ही लिया जा सकता है और कुछ नहीं लिया जाएगा। ठीक, ये हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है ये हमारे पास क्या है? कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, और हमारे पास m यहाँ पे कोई इंटीज़र है। इंटीज़र में भी मैं ले रहा हूँ अभी के लिए पॉजिटिव इंटीज़र। कैसा इंटीज़र ले रहा हूँ? पॉजिटिव इंटीज़र। कैसा इंटीज़र है ये? पॉजिटिव इंटीज़र है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है x टू द पावर m, तो इसको मैं लिखना चाहूँगा x शुड बी मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ m टाइम्स। x मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ m टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ax, ये x क्या कहलाएगा? बेस। ये x क्या कहलाएगा? बेस। m क्या कहलाएगा? इंडेक्स। क्या कहलाएगा? इंडेक्स।
और या पावर कहलाएगा या फिर इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। इंडेक्स कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा पावर कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा एक्सपोनेंट कहलाता है। याद रहेगा आप लोगों को कि ये हम क्या कहना चाहते हैं। तो जब भी इस फॉर्म में कोई भी चीज़ दी गई हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडिसेस बोलेंगे, ठीक। और इस फॉर्म को हम इंडिसेस बोलेंगे जो नीचे लिखा होगा, जो नीचे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखना चाहूँ, इधर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया जैसे लिखा हुआ है 5 to the power 4। तो ये जो 5 है ना 5, इसको हम लोग बोलेंगे बेस। 5 को क्या बोलेंगे बेस। और जो 4 है ना इसको बोलेंगे या तो इंडेक्स बोलो तुम, या तो इसकी पावर बोलो तुम, या फिर इसको एक्सपोनेंट बोलो तुम। तीनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हैं, ठीक। 5 to the power 4 का मतलब हमारे पास क्या होगा, दैट 5 शुड बी मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 4 टाइम्स। 5 शुड बी मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 4 टाइम्स। 5 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई होना पड़ेगा 4 टाइम्स, देन आपको जाके 5 की पावर 4 की वैल्यू प्राप्त होगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इंडिसेस आप लोग समझ गए, कहना क्या चाहता है इंडिसेस, कहना क्या चाहता है इंडिसेस आप लोग समझ गए। इसमें हमारे पास कुछ एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट आता है, अभी क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट एक छोटा सा बताऊंगा। पहले लॉज बता देता हूँ इंडिसेस के। लॉ आता है अपना, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। सबसे पहली बात, अगर भी कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू के ऊपर पावर लिखी है 0 तो वैल्यू कितनी होती है 1। कब? जब a नहीं होगा 0। पता है ना, नॉन ज़ीरो के ऊपर जो पावर है वो कितनी हो 0 तो वैल्यू कितनी होगी 1। सेकेंड कंडीशन आती है, अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है सेम बेस में पावर डिफरेंस है तो वैल्यू आती है a टू द पावर m प्लस n। सब में कंडीशन यही रहेगी कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप लोग याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n माइनस n, तो वैल्यू आएगी a की पावर m माइनस n। फोर्थ कंडीशन आती है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई 1 बाई a टू द पावर n, तो वैल्यू आती है a टू द पावर m माइनस n। फिफ्थ कंडीशन है, अगर लिखा हुआ है a टू द पावर माइनस n तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर n। अगर हमारे पास लिखा है a टू द पावर m की होल पावर n तो इसको हम लोग लिखेंगे a टू द पावर mn। पावर का पावर से क्या होगा मल्टीप्लाई होता है, याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं a टू द पावर m का nth रूट, तो इसको हम लोग लिखेंगे a की पावर m बाई n। याद रहेगा आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और यही नहीं, अभी और है, बहुत ही बेहतरीन ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिएगा अभी। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके का है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नकार नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, इफ़, याद रखिएगा, इफ़ x इज इक्वल टू वाई कॉमा देन a टू द पावर x इज इक्वल टू द a टू द पावर y, याद रहेगा। बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू। क्या कहता है ये बताओ, समझ में आया क्या कहता है, क्या समझ में आ रहा है आपको क्या कहता है ये। हमसे कहा गया अगर x और y बराबर है तो अगर बेस सेम है तो वैल्यूज़ भी अगर डिफरेंट मतलब पावर्स में वो सेम ही रहेगी। बट अगर कन्वर्ज की बात करूँ मैं कि a टू द पावर x और a टू द पावर अगर बराबर y बराबर है तो x बराबर y होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट ये कंपलसरी मतलब सही, मतलब ये सही तब होगा जो हमारे पास a होगा अदर देन 1 कोई रियल नंबर। लेट अस से एग्जांपल वी हैव हियर, अगर हमने कहा मान लीजिए लेट अस सपोज दैट 1 टू द पावर 2 ली है, 1 टू द पावर 3 ली है, ये दोनों वैल्यूज़ 1 देंगे या नहीं, बराबर होंगे या नहीं, दोनों का आउटपुट 1 रहेगा और दोनों ही वैल्यूज़ बराबर देंगे, तो क्या ये हम कह सकते हैं 2 बराबर 3 होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर, पहली बात तो ये होने नहीं वाला है, अगर गलती से x और y मतलब अगर मैं कह दूं कि a हमारे पास जो एंटिटी है रियल नंबर वाली वो नॉन ज़ीरो मतलब 1 को छोड़ के रियल नंबर हो, 1 को छोड़ के क्या हो रियल नंबर हो, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। वैसे आप लोग सीधा भी याद रखेंगे कि x बराबर y अगर दिया गया है और a टू द पावर x बराबर a टू द पावर y है तो हो सकता है। बट कन्वर्ज की बात करेंगे
तो हमारा ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैंने आपको एग्जांपल की फॉर्म में बता दिया है। याद रहेगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, चलते हैं आगे। तो आप लोगों को याद रखना है छोटी सी बात यहाँ पे कि एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर हमारे पास -1 की पावर कभी भी आ जाती है इवन, तो वो क्या देगा +1। और अगर कभी हमारे पास -1 की पावर कैसी आ जाती है ऑड, तो वो कैसा देगा -1। ये चाहे अपॉन में हो या चाहे ऊपर हो, चाहे जो कुछ हो, हमेशा वैल्यू इतनी ही रहेगी। याद रहेगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, याद रहेगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। ठीक, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट अभी तक आ रहा है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा गया इफ़ वी हैव, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको देखेंगे हम लोग। वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, like fx to the power gx, fx to the power gx is same as the fx to the power hx। याद रहेगा। अगर हमको ऐसी कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा fx बराबर 1। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? fx बराबर 1। उसे देखो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेकंड कंडीशन में हमें लेना पड़ेगा fx बराबर -1। उसे देखो वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। थर्ड कंडीशन में हमें लेना पड़ेगा fx बराबर 0। उसे देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। फोर्थ कंडीशन में हमें लेना पड़ेगा gx बराबर hx। उसे देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो इन सभी वैल्यूज़ में कुछ वैल्यूज़ ऐसी मिल जाए जो सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वही हमारे पास सोल्यूशन होगा, अन्यथा और भी कोई सोल्यूशन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइंड हम लोगों को करने का यही तरीका होगा। सबसे पहले अगर हमारे पास सेम बेस है और डिफरेंट हमारे पास पावर्स है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, इस बात का याद रखिए। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास बेस है, सेम बेस है, और डिफरेंट फॉर्म हमारे पास वेरिएबल की मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेरिएबल की हमारे पास पावर्स दी हुई हैं, तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हमारे पास 4 कंडीशंस को लेना पड़ेगा या 4 केसेस को हमको लेना पड़ेगा। इन 4 केसेस को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे। सबसे पहला केस लेंगे fx बराबर 1 का, सेकंड केस लेंगे fx बराबर -1 का, थर्ड केस लेंगे fx बराबर 0 का, फोर्थ केस लेंगे gx बराबर hx का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग इन 3 केसेस मतलब 4 केसेस को लेके हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको वैल्यू निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। वेरिफिकेशन यहाँ से ही करना पड़ेगा वैल्यूज़ का कि कौन कौन सी वैल्यूज़ में सेटिस्फाई करेंगी और कौन कौन सी वैल्यूज़ में सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ये आप लोगों को यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मान लो लेट अस सपोज दैट इफ़ वी हैव, सेकेंड कंडीशन आती है इफ़ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करनी है fx की पावर hx, fx की पावर hx इज सेम एज दी gx की पावर hx। इसको अगर सॉल्व करना है, मतलब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे fx बराबर gx से। किससे करेंगे? fx बराबर gx से। सेकेंड केस हम लोग लेंगे, वो लेंगे fx बराबर -gx, ये सेकंड केस लेंगे। और थर्ड केस हम लोग लेंगे hx बराबर 0। थर्ड केस हम लोग क्या लेंगे? hx बराबर लेंगे क्या? 0। ठीक, इन मेनली 3 केसेस से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या आ सकती हैं इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके। जो पॉसिबिलिटी आने वाली है वो पॉसिबिलिटी इन 3 केसेस से हमारे पास आ जाएगी और यही हमारे पास इक्वेशन का आंसर दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया गया उसका आंसर दिया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, प्रॉब्लम नहीं लेना है आप लोगों को। इसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बट अभी नहीं कराऊंगा, मेरा ये फाउंडेशन वाला काम खत्म हो जाने तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आऊँगा, टेंशन मत लीजिए। मैं इसी को दोबारा ही रिवाइज़ करा के क्वेश्चन कराऊँगा, ये नहीं कि ये पढ़ा दिया है, दोबारा रिवाइज़ कराऊँगा ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद इसका क्वेश्चन मैं कराऊँगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? है सर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटे? उसका नाम हो जाता है सर्ट्स। क्या नाम हो जाता है? सर्ट्स। सर्ट्स तो आपको पता ही है क्या होता है, nth रूट की फॉर्म में जो कुछ बवाल दिया गया हो,
मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। nth रूट की फॉर्म में हमारे पास जो कुछ भी दिया होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक कोई ना कोई सर्ड ही बोला जाता है। nth हमारे पास अगर nth रूट की फॉर्म में कुछ भी दिया हो, जैसे nth रूट ऑफ x, तो x टू द पावर 1/n है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्ड। जहाँ पे n हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर ही हो, और x हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो। x हमारे पास क्या हो जाए, कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो। सिंपली रूट x की अगर बात करी जाए तो वो सर्ड को डिनोट करेगा। सिंपली अगर रूट x की बात करी जाए तो वो सर्ड को डिनोट करेगा, याद रहेगा आपको। सेकंड कंडीशन हमारे पास, मतलब अपनी मेन कंडीशन आती है सबसे पहली बात, कि सर्ड को हमेशा अगर किसी फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है तो सर्ड हमेशा रहनी कहाँ पे चाहिए, न्यूमरेटर में। सर्ड हमेशा रहनी कहाँ पे चाहिए, न्यूमरेटर में। कहाँ पे रहनी चाहिए, न्यूमरेटर में। ये हमारे पास कंपलसरी है कि हमारे पास सर्ड कहाँ पे हो, न्यूमरेटर में ही होनी चाहिए। ये मैं चाहता हूँ, चाहता क्या हूँ, ये खुद चाहता है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कोई भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो उसमें सर्ड हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए, न्यूमरेटर पर ही होनी चाहिए। सर्ड हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए, न्यूमरेटर पर ही होनी चाहिए। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे नाइन्थ और हाई स्कूल वाला ही अपना क्वेश्चन है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड। क्या लेके आते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड होता क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड। ये कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड की अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे पास लिखा है ए प्लस रूट बी, मान लीजिए लिखा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी हो जाएगा। अगर लिखा है रूट ए प्लस बी तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट ए माइनस बी। कुल मिला के हमें करना क्या है, एक एलिमेंट के साइन को चेंज करना है, वेदर इट इज़ अ रैशनल एंटिटी और वेदर इट इज़ अ इररेशनल एंटिटी। किसी भी एक एंटिटी का हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देना, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, नथिंग एल्स। ठीक, तो इधर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, कॉन्जुगेट कराऊँ, तो ये रूट 2 माइनस रूट 5 से कराया। ऊपर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ 3 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई ये 9 2 जा 18 माइनस 5 कितना हो जाता है 13। तो 3 रूट 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 को अलग अलग जैसे ही मैं करूँगा तो हमारे पास आएगा 3/13 रूट 2 कॉमा रूट 5 एंड 1/13। तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इस वाले अपने सर्ड का। ठीक, तो ये हमारे पास रैशनल क्वांटिटीज़ कुछ होती हैं जो हमारे पास सॉल्व करने के लिए होती हैं। ऐसा ही मतलब हम लोग को याद रखना है, हम लोगों को ये याद रखना है कि हमारे पास ये क्वांटिटीज़ होती हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, उसको मैं लिखना चाहूँगा यूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 सेकेंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6। इन सब को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब कोई भी ऐसा अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट के अंदर कोई भी हमारे पास सर्ड क्वांटिटी दी गई हो या फिर कोई भी हमारे पास इररेशनल क्वांटिटी दी गई हो और रैशनल के साथ में दी गई हो प्लस के फॉर्म में, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का स्क्वायर होता है, तभी ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखिएगा आराम से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैं लिख रहा हूँ। 5 को मैं 3 + 2 लिख सकता हूँ या नहीं, और इसको मैं रूट 2 × रूट 3 लिख सकता हूँ या नहीं। 3 का मतलब रूट 3 का स्क्वायर होता है, 2 का मतलब रूट 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा, यहाँ पेन टैब में मुझे राइटिंग इतनी अच्छी आती नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। धीरे धीरे लिखने का प्रयास करूँगा थोड़ा सा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और 2 × रूट 2 × रूट 3 ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं। ये रूट है क्वांटिटी, ये न्यूमरेटर वाला है, तो ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, ये 2ab लिखा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का हमारे पास जो फॉर्म हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही बनता है या नहीं, बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो अंडर रूट तो चला जाएगा, अंडर रूट तो चला जाएगा, तो ये क्वांटिटी हमारे पास बचेगी। उसके बाद क्या कर देंगे, फिर से रेशनलाइज करा देंगे। रेशनलाइज करा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी, देखिएगा बेटे, रूट 3 माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 माइनस का √2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया है। तो आपको DPP आज दे दी जाएगी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। आपको DPP आज दे दी जाएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके के कॉन्सेप्ट उसमें लगेंगे, आप लोगों को लगाना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोगों को अभी काम क्या करना है, सबसे पहले मेरे बायो में जाना है, वहाँ पर आपको जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैंने DPP नंबर 1, DPP नंबर 2 और DPP नंबर 3 अभी जाने वाली है। कुछ ही देर में आपकी वीडियो अपलोड होने की कुछ ही देर में, वो अपलोड होने के बाद ही कुछ ही देर में हमारे पास DPP नंबर 3 भी आ जाएगी। सॉल्यूशन चाहिए आप लोग वहाँ पे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वहाँ से ही सॉल्यूशन मतलब वीडियो बनाकर ये कैसे भी करके सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। जल्द से जल्द वहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, DPP 1 का, DPP 2 का, DPP 3 का। जल्द से जल्द हम लोग क्लास टेस्ट भी लेने वाले हैं। पहले फंडामेंटल मैथ्स हम खत्म कर लें, फैक्टराइजेशन आएगा, उसके बाद अपना पॉलिनोमियल आएगा, उसके बाद अपना सर्कल आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा। ये सारे टॉपिक्स जैसे ही खत्म हो जाएंगे वैसे ही हम लोग वहाँ पे अपना क्लास टेस्ट ले लेंगे और वहाँ से क्लास टेस्ट से अपने नई जर्नी की तरफ बढ़ेंगे 11th और 12th की। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा देखेंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसके बाद डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस और इंडिसेस के क्वेश्चंस, सर्ट्स के क्वेश्चन, इन सब के क्वेश्चंस लेके आएंगे और आगे अपना फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला फिर से मतलब एक फैक्टराइजेशन फॉर्म पूरी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको यहाँ से डिलीवर किया जाएगा विद DPPs, विद क्वेश्चन टेस्ट, विद PYQ सोल्यूशन, यूनिक तरीके से शॉर्ट नोट्स, सब कुछ आपको दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।